हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की। एक तो हम सीधे सीधे शब्दों में भी कह सकते हैं आधारशिला। राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये केवल राजनीतिक विज्ञान के लिए नहीं, किसी भी विषय के लिए जब बात करते हैं तो उनके प्रिंसिपल पे ही पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ रहता है। और राजनीतिक विज्ञान, अगर हम इसे विज्ञान कहते हैं तो उसे विज्ञान कहते ही इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए पूरे पॉलिटिकल साइंस की आधारशिला टिकी हुई रहती है इन प्रिंसिपल्स पे। लगभग सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें फर्स्ट यूनिट यहीं से शुरू होती है। इसीलिए प्रिंसिपल्स को बहुत गहरे से और बहुत व्यापक तरीके से पढ़ना चाहिए। किसी भी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अगर उसकी प्रिंसिपल्स पे पकड़ है तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है, और अगर इस पे पकड़ नहीं है और अन्य चीज़ों पे उसकी अच्छी पकड़ है तो उसे अच्छा विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। यही बात इसके कंपटीशन पे भी लागू होती है कि बिना प्रिंसिपल्स पे गहरी पकड़ बनाए बिना कोई भी विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान की किसी भी गहरी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकता, उसे क्वालिफाई नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि इन प्रिंसिपल्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, वो धीरे धीरे उनकी प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं और तथ्य के बजाय कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस की इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि गाइड से फैक्ट याद कर लेते हैं, किसने क्या कहा, किसका क्या विचार था, किसकी कौन सी पुस्तक थी। मेरा ये मानना है मित्रों कि इससे काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम प्रिंसिपल्स की बहुत डेप्थ, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी और बहुत ज़्यादा उद्धरणों से उन चीज़ों को समझाने पे बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ये प्रिंसिपल्स का जो सेगमेंट है उस पर आपकी बहुत गहरी समझ विकसित करूं। और ये गहरी समझ किताबी भाषा से नहीं हो सकती। ये गहरी समझ हमारे आसपास के उदाहरणों से होगी। ये गहरी समझ हम बहुत साधारण और सरल भाषा में इस बात को समझें और फिर उसको आत्मसात करें, और किसी को भी मैं विचार प्रकट करके बता पाऊँ आप जब भी, तो उसे गहरी समझ कहेंगे। अलग अलग टॉपिक में आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं। हिंदी में हम इसे स्वतंत्रता कह देंगे, अंग्रेजी में हम इसे लिबर्टी कहेंगे। हम इस टॉपिक के बहुत सारे पक्षों पर बात करेंगे। और आप जब आप ये टॉपिक देख रहे हो, उसके दो तरीके हो सकते हैं मित्रों। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ सालों के अभी जस्ट कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखो, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वो नेट का हो, चाहे वो के असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे प्रीवियस यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब पहले आईएएस के क्वेश्चंस आते थे उनको देखो। 2012 का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड था। इसलिए अच्छे स्तरीय क्वेश्चंस को देखने से आप टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक इमेज बन जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्वतंत्रता के इस टॉपिक में हम अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। मैं धीरे धीरे बात करूंगा क्योंकि ताकि आपको समझ डेवलप हो। बोर्ड का यूज़ लूँगा, कोई पीपीटी यूज़ नहीं ले रहा हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल एक आमने सामने जो रूबरू क्लास होती है उस तरह से आप महसूस कर पाओ। समय की पाबंदियों को हटा दीजिए मित्रों, थोड़ा सा डेप्थ में जाना है हमको। इसीलिए इसके अलग अलग पहलू पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये लिबर्टी, फ्रीडम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसकी सिमिलर दूसरा शब्द जैसे लिबर्टी, इसके सिमिलर दूसरा शब्द है जैसे फ्रीडम, उससे कैसे ये भिन्न है। हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता की ये संकल्पना है, इस संकल्पना के मायने क्या है, इस संकल्पना के दार्शनिक मायने क्या है, इस संकल्पना के राजनीतिक मायने क्या है। हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक विकास की, इसके संघर्ष करने वाले लोगों की। हम बात करेंगे इसके अलग अलग आयामों की।
फिर हम मूल रूप से बात करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का यह पूरा विचार उदारवादियों का विचार है, इसलिए हम बात करेंगे स्वतंत्रता में दो पक्षों की, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। हम बात करेंगे इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं में संबंधों की और उस पर अलग अलग लोगों के विचारकों की कि वो क्या बात कहते हैं। फिर हम स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के विचारों को जानेंगे, उनके पक्ष को जानेंगे, उनके विपक्ष को जानेंगे। एक विचारक बड़ा गहराई से इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो विचारक है, आपको भी पता है, मिल। हम जेएस मिल का डिटेल्स स्टडी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन को भी देखेंगे। हम इसके साथ साथ कुछ और जैसे मार्क्सवादियों को भी देखेंगे, कार्ल मार्क्स के विचारों को भी देखेंगे, और कुछ जुड़े हुए अन्य विचारक जैसे लास्की का विचार भी हम कोशिश करेंगे कि वो इससे संबंधित क्या उसका संदर्भ आता है, उसको भी हम समझें। हम ये समझेंगे कि स्वतंत्रता के लिए मूलभूत चीज़ें क्या क्या ज़रूरी है। हम ये भी जानेंगे कि आज के वर्तमान समय में स्वतंत्रता के समक्ष बाधाएं क्या है। हम भारतीय संदर्भ में भी इसकी कुछ विवेचना करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग आयाम पहले ही बता दिए। मित्रों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम अंग्रेजी शब्द में जाते हैं लिबर्टी, अगर हम अंग्रेजी शब्द में जाते हैं लिबर्टी, तो ये शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। और उसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, बंधनों का अभाव। तो कभी भी शाब्दिक अर्थ में चीजें छुपी हुई है, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसका शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव। तो अभी हमने क्या देखा, हमने शाब्दिक अर्थ देखा अंग्रेजी में कि लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लिबर्टी लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव। हम इसके सिमिलर दूसरे वर्ड में जाते हैं, क्योंकि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता, तो इसके सिमिलर अंग्रेजी में एक और वर्ड आता है और वो वर्ड आ जाता है फ्रीडम। जब हम इसकी बात करते हैं कि हिंदी में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसके दो हमारे सामने मीनिंग आ जाती है। एक मीनिंग आती है फ्रीडम और एक जैसे सिलेबस में लिखा हुआ रहता है लिबर्टी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी नहीं है। और स्वतंत्रता का जो हम अर्थ देख रहे हैं वो लिबर्टी के कंसर्न में देख रहे हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर है। मित्रों, जब हम फिर फ्रीडम और लिबर्टी के अंतर की तहकीकात करते हैं तो उसका मतलब निकलता है, वो देखने वाली बात है। फ्रीडम का मतलब होता है बाह्य बंधनों से मुक्त होना। गौर कीजिएगा मित्रों, फ्रीडम का अर्थ होता है जो बाह्य बंधन लगे रहते हैं उनसे मुक्त होना। और लिबर्टी का अर्थ क्या है? लिबर्टी का अर्थ है बाह्य, आप समझ गए होंगे शायद, प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक बंधनों से मुक्त होना। बाह्य बंधन जैसे बोलने की आज़ादी को रोकना, घूमने फिरने की आज़ादी को रोकना, सभा और सम्मेलन करने की आज़ादी को रोकना, बाह्य बंधन लगे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आंतरिक बंधनों से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट्स, आंतरिक बंधन एक दार्शनिक पहलू है जिसका हम
कहने को कह देते हैं राग द्वेष आदि से मुक्त होना, मोह माया से मुक्त होना, हमारी देसी भाषा में हम कह देते हैं। तो लिबर्टी ज़्यादा व्यापक है, जो बाह्य बंधनों के साथ साथ आंतरिक बंधनों से मुक्ति की भी बात करती है। इसका मतलब हुआ लिबर्टी केवल एक राजनीतिक संकल्पना ही नहीं है, बल्कि यह दार्शनिक संकल्पना भी है। यह सामाजिक राजनीतिक दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए लिबर्टी को हम कह देते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन के रूप में। ये केवल एक पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, बल्कि एक सोशल फिलोसफी भी है, और इसे फिलोसफी के एक पार्ट के रूप में भी देखा जाता है। यही कारण है कि ये जो लिबर्टी, समानता, इक्विटी, ये टॉपिक आपको सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के टॉपिक में भी मिलते हैं। जब आप देखना यूपीएससी के सिलेबस में तो वहाँ भी ये पार्ट मिलेंगे। इसीलिए दो बातें हमने देखी। पहला कि लिबर्टी का जो शब्द है वो कहाँ से आया, दूसरी बात कि लिबर्टी जो है वो फ्रीडम से कैसे अलग है। अब हम लिबर्टी के एक्चुअल मीनिंग में जाने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, इस पर जब हम चिंतन करते हैं, जब सोचते हैं, तो स्वतंत्रता क्या है, इसे किस रूप से समझे, तो मैं इसे आपको समझाने के लिए मनुष्य की दो अतियों में लेना चाहता हूँ। दो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाना चाहेंगे हम, कि इंसान की दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी मनुष्य की दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है एक व्यक्ति की। दो अतिवादी स्थिति हो सकती है, अतिवादी स्थिति हो, दो अतिवादियां स्थितियां हो सकती है कि किसी भी इंसान की दो अतिवादी स्थितियां हो सकती है। एक स्वच्छंदता, एक स्थिति हो सकती है, वो हो सकती है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब कि जहां किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, कोई बंधन नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, कोई हर तरह की जो कुछ मनमाए वो करने की छूट हो। ये स्थिति कहाँ होती है? ये स्थिति मत्स्य न्याय, आपने सुना होगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है? मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या कमजोर का शोषण या दमन करना ताकतवर का न्याय है, वो उसका अधिकार है। जिसको जो मर्जी आए वो करेगा, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक तरह से मत्स्य न्याय का ये सिद्धांत हम क्या कह सकते हैं? जंगल का कानून। एक स्थिति यह हो सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि मनुष्य पूरी तरह से परतंत्रता, एक स्वतंत्रता की स्थिति हो सकती है, तो दूसरी परतंत्रता। परतंत्रता का मतलब क्या हो सकता है? परतंत्रता का मतलब है कि कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। ये स्थिति किन लोगों की हो सकती है? एक तरह की ये स्थिति किसके समान है? गुलाम के समान। तो दो अतिवादी स्थितियां इंसान की हो सकती है। एक स्थिति स्वच्छंदता की स्थिति,
अर्थात जहां किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हो, जो मनमाए करे, मत्स्य न्याय का सिद्धांत, जंगल का कानून, ताकतवर जानवर को कमजोर जानवर को खाने का अधिकार है, कमजोर जानवर की कोई स्वतंत्रता नहीं है। और दूसरा, परतंत्रता, किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। दो एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन की विडंबना क्या है? इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन की विडंबना यह है दोनों के बीच की, कि ऐसी दोनों ही स्थितियों में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। इन दोनों ही स्थितियों में क्या खास बात है कि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति में छुपी हुई संभावनाओं, या आप क्या कह सकते हैं, योग्यताओं को प्रस्फुटित नहीं हो सकती। एक ये भी हो सकता है कि इंसान की दो एक्सट्रीम सिचुएशन में विडंबना यह है कि इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे तो स्वच्छंदता हो और चाहे वो परतंत्रता हो, इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। उसकी छुपी हुई संभावनाएं बाहर नहीं निकलेगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो ये स्थिति मनुष्य के लिए कतई उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं। इसीलिए इन दोनों के बीच की एक स्थिति की कल्पना की गई, इन दोनों के बीच की एक स्थिति को प्रयास किए गए। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वही क्या है? स्वतंत्रता है। वही क्या है? लिबर्टी है। लिबर्टी क्या है? मैं अभी भी एक्चुअल मीनिंग में नहीं आ रहा हूं, आपको धीरे धीरे उधर लाने की कोशिश कर रहा हूं। लिबर्टी किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की दो एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच की एक स्थिति है, जो स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच की एक स्थिति है, उसे हम लिबर्टी कहते हैं। जिसके पीछे का मूल मकसद, आप गौर कीजिए, 99% क्वेश्चंस अगर लिबर्टी के कंसेप्ट पे आते हैं तो इसी जगह से आते हैं। जिसके पीछे का मूल मकसद, उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व में छुपी हुई अंतर्निहित संभावनाओं को बाहर निकालना, प्रस्फुटित करना, व्यक्ति की योग्यताओं को उभारना। यही स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सबसे अहम हिस्सा है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता इंसान की दो एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच की एक स्थिति है, जिसका संबंध उसके व्यक्तित्व विकास से है, जिसका संबंध उसकी छुपी हुई संभावनाओं को बाहर निकालने से है, जिसका संबंध सम्मानपूर्वक जीवन से है। तीन बातें मैंने आपको बताई। ये लिबर्टी का सीधा सीधा संबंध तीन चीज़ों से है: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, छुपी हुई संभावनाओं के प्रस्फुटित होने, और व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन से जुड़ी हुई एक संकल्पना है। ये क्या है? यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक दर्शन है। मुझे लगता है कि आपको लिबर्टी के कंसेप्ट के पास में धीरे धीरे ले जाने में यहाँ से मदद मिल रही होगी। तो मैंने तीन बातें बताई। इन तीन बातों के अलावा भी लिबर्टी का संबंध है। वो किससे है? अधिकारों की सार्थकता से। तो मोटे तौर पर लिबर्टी का जो संबंध है वो तीन चीज़ों से हो गया: व्यक्तित्व के विकास से, छुपी संभावनाओं के बाहर निकालने से, और सम्मानपूर्वक जीवन से। आपसे कोई पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है इंसान के लिए, तो भी उसके ये तीन जवाब है। हालांकि आजू बाजू में और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन तीन जवाब जरूर देखना। स्वतंत्रता की संकल्पना की क्यों आवश्यकता है? इसलिए ज़रूरत है जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, जिससे कि समाज में व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, और जिससे कि
समाज में लोगों के बीच छुपी हुई संभावनाओं को उजागर किया जा सके, प्रस्फुटित किया जा सके, इसलिए ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप इस महत्वपूर्ण संकल्पना को समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है कि स्वतंत्रता का ये विचार कहाँ से शुरू हुआ, इसका आधार क्या है। स्वतंत्रता के विकास के आधार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें अगर हम, तो हम कई जगह से इसको तलाश सकते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो कई जगह से हम इसकी पड़ताल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे दर्शन से लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों की ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि वो फिलोसॉफिकल एंगल से नहीं देखते, जबकि ये फिलोसॉफी पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी का पार्ट है। इसीलिए अगर हम इसे फिलोसॉफी से उठाते हैं तो बहुत बेहतरीन समझ विकसित होती है। मैं यहीं से उठाऊंगा इसे। फिलोसॉफी की दर्शन की भाषा में हम देखें तो इसे भारतीय दर्शन में खोजने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता का पक्ष है क्या? बिल्कुल है। भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता को क्या कहा है? भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता को कई नामों से कहा है। सबसे प्रमुख हम इसे कहते हैं मोक्ष। और भी नाम, जैन दर्शन में हम इसे क्या कह देते हैं? कैवल्य। बौद्ध दर्शन में हम क्या कह देते हैं? निर्वाण। तो स्वतंत्रता क्या है? मोक्ष की स्थिति। मोक्ष की विपरीत स्थिति क्या है? और मोक्ष क्या है? बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष है। दर्शन में हम इसी तरह से देखते हैं। और सांसारिक जीवन क्या है? बंधनों से युक्त जीवन ही सांसारिक जीवन है। आत्मा का परमात्मा में मिलन और आत्मा का परमात्मा में मिलन कब संभव है? जब वो बंधनों से मुक्त होगी। स्वतंत्रता की मूल संकल्पना दर्शन में छुपी हुई है। हाँ, यहाँ दो बात जरूर है कि मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य को दो रूपों में जरूर देखा जा सकता है। एक, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना, और दूसरा मोह माया के बंधन से मुक्त होना। दो स्थितियां हो सकती है। राग द्वेष से मुक्त होना। तो भारतीय दर्शन परंपरा में स्वतंत्रता की संकल्पना आदि काल से ही है। हर दर्शन में स्वतंत्रता को अलग अलग नामों से जो है इसका संदर्भ लिया जाता है, लेकिन वो सारे जो परम लक्ष्य है, ये जितने भी है स्वतंत्रता के जितने भी है, वो क्या है? परम साध्य। मतलब स्वतंत्रता को एक साध्य के, इंसान के एक साध्य के रूप में माना है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात अगर हम ले भारतीय परंपरा में ही, तो गांधी का विचार भी मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। गांधी ने स्वतंत्रता को क्या कहा और किस रूप में समझा और समझाया और पालन किया? स्टूडेंट्स, गांधी ने ये सवाल कई बार की। गांधी, मैंने आपको बताया ना दर्शन में कहाँ से लेते हैं, गांधी ने कहाँ से लिया है। तो गांधी ने इसे किस रूप में बताया कि कौन सी संकल्पना गांधी की जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है? वो संकल्पना है स्वराज की संकल्पना। स्वराज, यहाँ स्व का मतलब क्या है? आत्मा का, आत्म तत्व का राज होना। इंसान का अपने ऊपर शासन करना ही क्या है? स्वराज। और जब अपने ऊपर शासन करता है तो बाह्य बंधनों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो गांधी ने इसे स्वराज के रूप में बताया। कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों को भी हमको लेना चाहिए। पाश्चात्य दार्शनिकों में जो प्रमुख दार्शनिक अगर हम ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं सार्त्र। सार्त्र को हम ले सकते हैं। सार्त्र ने स्वतंत्रता के लिए कहा कि स्वतंत्रता क्या है?
आपको पता है सार्त्र का दर्शन थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एक कंटेम्प्रेरी फिलोसफी का पार्ट है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है। सार्त्र क्या कहता है कि इंसान जो है वो चारों ओर बंधनों से जकड़ा हुआ है, वो एक फेंका हुआ इंसान है और वो बंधनों से घिरा हुआ है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो सीमित विकल्पों में से चयन करता है। इसलिए सार्त्र के दर्शन में जब हम स्वतंत्रता के कंसेप्ट को ढूंढते हैं तो सार्त्र क्या कहता है? सार्त्र ये कहता है कि विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता ही, विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो सेलेक्ट द अल्टरनेट, ये सार्त्र बात करता है। इसी तरह से अगर हम और अन्य जाएं तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है? अगर सीधी सीधी बात कोई नहीं कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वह स्वतंत्रता के बारे में क्या बात करता है कि स्वतंत्रता क्या है? तो कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? पूंजीपतियों के जो पूरी व्यवस्था को जो जकड़ रखा है उससे मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर नैतिक संकल्पना के रूप में आप देखें तो स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ विल, हिंदी में इसे कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। एक बड़ी संकल्पना है, दर्शन शास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। फ्रीडम ऑफ विल क्या है? फ्रीडम ऑफ विल एक नैतिक संकल्पना है जिसमें यही होता है कि इंसान नैतिक रूप से तभी उत्तरदायी है किसी कार्य के लिए जब उसके पास अनेक विकल्पों में से कोई एक विकल्प हो, मतलब उसके पास अल्टरनेट हो। अगर एक ही विकल्प हुआ तो वो उत्तरदायी नहीं होगा। किस कार्य के लिए वह नैतिक रूप से उत्तरदायी है और किसके लिए नहीं, तो उसमें हुआ कि उसी काम के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है जिसमें फ्रीडम ऑफ विल निहित होती है। अर्थात मोटे तौर पर, चूंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसलिए हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, मोटे तौर पर अगर हम स्वतंत्रता की संकल्पना को अलग अलग जगह तलाशने की कोशिश करें तो हमने कहाँ कहाँ देखा? हमने भारतीय दर्शन में देखा। भारतीय दर्शन के मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, जहाँ बंधनों से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है, जहाँ इंसान का परम साध्य स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक परम साध्य के रूप में बताया है। हमने गांधी के स्वराज में इसको तलाशने की कोशिश की। हमने सार्त्र के विचारों में तलाशने की कोशिश की, जहाँ विकल्पों में से जो चयन की स्वतंत्रता है उसे ही उसने वास्तविक स्वतंत्रता बताया। हमने नैतिक दृष्टि से स्वतंत्रता की बात की, जहाँ संकल्प की स्वतंत्रता हुई। हमने कार्ल मार्क्स के विचारों में भी स्वतंत्रता को खोजने का प्रयास किया कि उनका स्वतंत्रता क्या है, कि पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया, लेकिन जो इस स्वतंत्रता के आंदोलन में या स्वतंत्रता की इस पूरी संकल्पना में जिन चीज़ों ने योगदान दिया उसे हम 3-4 भागों में बांट करके देख सकते हैं कि इसकी विकास आधुनिक संदर्भों में जो इसका विकास हुआ है, आधुनिक संदर्भों में जो इसका विकास हुआ है वह विकास में किस किस चीज़ का योगदान रहा, किस किस का रहा। मुझे लगता है कि एक ये नाम आपको जरूर पता हो, रेनेसां, पुनर्जागरण आंदोलन ने जो सामाजिक बुराइयां थी, जो परतंत्र तक जो जकड़े हुए थे, उसके विरुद्ध एक जो पुनर्जागरण रेनेसां का उद्बोधन हुआ, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि आधुनिक स्वतंत्रता की संकल्पना में किन किन चीज़ों का योगदान रहा। तो एक है पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, वो है वैज्ञानिक
प्रगति शॉर्ट में कह देते हैं, वैज्ञानिक चेतना कह सकते हैं, वैज्ञानिक क्रांति कह सकते हैं, तकनीकी का बढ़ता हुआ प्रयोग कह सकते हैं। और एक चीज़ हमको ज़रूर इसमें होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए, वो है फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति जो थी, जिसमें स्वतंत्रता सबसे प्रमुख नारा था, समानता स्वतंत्रता, उसमें भी लिबर्टी सबसे प्रमुख नारा था। और आज भी दुनिया में अगर स्वतंत्रता की बात जहाँ बड़े स्तर पर होती है तो वो है फ्रांस। तो 4 महत्वपूर्ण घटकों ने दुनिया में योगदान दिया स्वतंत्रता की आधुनिक संकल्पना के विकास में। पुनर्जागरण, धार्मिक सामाजिक आंदोलन रहे, और इसी तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति थी और वैज्ञानिक प्रगति, इन्होंने स्वतंत्रता की संकल्पना में मूल रूप से योगदान दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आते हैं कि आखिर जो है स्वतंत्रता क्या है। तो अब तक की बातचीत में एक चीज़ निकल के आई कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, जिसका संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास से, छुपी हुई संभावनाओं के प्रकट करने के लिए और सम्मानपूर्वक जीवन से है। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता का पूर्ण अर्थ है? क्या इसको आधार बना करके हम कोई आंसर देंगे तो वो सही होंगे? बिल्कुल सही नहीं होंगे मित्रों। तो बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? यह स्वतंत्रता का संकुचित अर्थ है। तो सवाल ये उठता है, तो स्वतंत्रता क्या है? तो इस सवाल से पहले हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि बंधन जो है वो उचित है या बंधन अनुचित है, या सारे बंधन व्यक्तित्व विकास में बाधक है, या कुछ बंधन ऐसे भी हैं जो व्यक्तित्व विकास में सहयोगी हो। मेरी बात को दोबारा से गौर से सुनिएगा। बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का संबंध व्यक्तित्व विकास से है। तो क्या सारे बंधन व्यक्तित्व विकास में बाधक है? जब इस सवाल का पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि सभी बंधन व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं है, बल्कि कुछ बंधन व्यक्तित्व विकास में सहायक भी है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बंधनों का अभाव नहीं है। केवल बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उचित प्रतिबंधों का साथ भी स्वतंत्रता है। अगर उचित प्रतिबंध के माध्यम से आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी होती है, उचित प्रतिबंध के माध्यम से आपकी शोषण से मुक्ति होती है, उचित प्रतिबंध के माध्यम से आपका धार्मिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, तो क्या यह स्वतंत्रता में बाधक है? अगर एक माता पिता अपने बच्चों को गलत चीजों के लिए डांटता है तो क्या यह उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक है? आपका जवाब स्वाभाविक रूप से होगा, नहीं सर। इसका मतलब स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सकारात्मक प्रतिबंधों की उपस्थिति भी है। इसीलिए स्वतंत्रता को व्यापक रूप से समझने के लिए हमें इसके 2 मतों पर जाना पड़ता है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध मानवीय स्वतंत्रता के लिए घातक है। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वतंत्रता को खत्म करता है। ये स्वतंत्रता का संकुचित अर्थ है और इसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और दूसरा पक्ष कि केवल प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का संबंध व्यक्तित्व विकास से है। इसलिए सकारात्मक प्रतिबंध होने चाहिए और सकारात्मक प्रतिबंधों की उपस्थिति वास्तविक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है। जब भी हम स्वतंत्रता के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, जब भी,
तो कभी भी नकारात्मक स्वतंत्रता को आधार बनाकर के इसका जवाब देंगे तो हमेशा हमारा आंसर गलत जाएगा। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ इसकी सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ में निहित है, जहां अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और उचित प्रतिबंधों की उपस्थिति स्वतंत्रता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सवाल का आंसर खोजते समय हमें नकारात्मक स्वतंत्रता को ध्यान में नहीं रखना होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का रियल मीनिंग इसकी सकारात्मक स्वतंत्रता में ही छुपा हुआ है। लेकिन हमको ये जरूर जानना चाहिए कि स्वतंत्रता के दो पक्षों में भेद क्या है। इसलिए हम स्वतंत्रता के दो पक्षों का विवेचन करेंगे। लेकिन जब जब भी आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे तो सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी को ही माइंड में ध्यान में रखोगे और फिर उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करोगे, क्योंकि अगर नेगेटिव लिबर्टी को ध्यान में रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे लिखने की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की बात। इसीलिए स्वतंत्रता उदारवादियों का एक केंद्रीय विषय है। लेकिन उदारवादी भी दो प्रकार के, एक नकारात्मक उदारवादी जो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ही अनुचित मानते हैं, एक सकारात्मक उदारवादी जो सकारात्मक प्रतिबंधों को जरूरी मानते हैं। इसलिए उदारवादियों के विचारों में स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। तो एक सवाल तो जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपको जरूर पता हो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि स्वतंत्रता का विचार उदारवादियों का केंद्रीय विषय रहा है। केंद्रीय विषय रहा है। ये तो आप बिल्कुल रट लीजिए। अब जितनी भी आगे बात चलेगी वो यहां से शुरू होगी कि स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक उदारवादियों का मत है, जिसमें से किस किस को ले सकते हैं? हॉब्स, लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, नोजिक, बर्लिन को भी ले सकते हैं, हेयर को भी ले सकते हैं, मिल को भी ले सकते हैं। लेकिन मिल दोनों के बीच में, लेकिन एक जगह टिक करना हो तो यह होगा। क्या क्या ले सकते हैं? किन किन का विचार है? हॉब्स, पूछा नहीं जाता। लोक, हाँ, केंद्रीय विषय है लोक के। हॉब्स, लोक, बेंथम, मिल को भी ले सकते हैं। केंद्रीय विषय तो नहीं है, लेकिन इसमें आप देखना बेंथम मिल का अलग लेंगे। बेंथम मिल के बारे में ये जरूर ध्यान रखना कि मिल को नकारात्मक और सकारात्मक के बीच की कड़ी मानते हैं, मतलब इसका पूर्वगामी भी है। ये कैसे है आगे देखोगे, इसको आगे देखोगे इसे। इसके अलावा एडम स्मिथ, नोजिक और बर्लिन, हेयर। नोजिक, बर्लिन और हेयर। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछते हैं, आप एक बार ज़रूर। वैसे तो जब हम उदारवादी देखते हैं तो उनके साथ में इसको देख लिया जाता है कि कौन नकारात्मक उदारवादी है, सकारात्मक उदारवादी। तो मैंने कुछ विचारक जैसे रखे हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कौन कौन करते हैं ये भी हम देख लें। तो बार्कर, लास्की, ग्रीन एक विचारक है, टी.एच. ग्रीन। बार्कर एक विचारक है, लास्की एक विचारक है,
इनको देख सकते हैं, जॉन रोल्स को भी ले सकते हैं इसके अंदर। सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? अभी हमने बताया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता मूल रूप से प्रतिबंधों को हानिकारक मानती है, सभी प्रकार के, ऐसा नहीं, सभी प्रकार के, अर्थात प्रतिबंधों का अभाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जबकि सकारात्मक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष को किस तरह से बताते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंध नुकसानदायक नहीं होते, सभी प्रकार के प्रतिबंध व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं होते, कुछ प्रतिबंध व्यक्तित्व विकास में सहायक भी होते हैं। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों को उचित नहीं मानती, सभी प्रतिबंध अनुचित नहीं है। सकारात्मक प्रतिबंध या कुछ प्रतिबंध जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो वो जरूरी है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता अवसर और परिस्थितियों ऐसे अवसर व परिस्थितियों की उपस्थिति को अनिवार्य मानती है जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो। नकारात्मक स्वतंत्रता संकुचित दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का मत है जो प्रतिबंधों का अभाव, सभी प्रकार के प्रतिबंध नुकसानदायक है। और सकारात्मक प्रतिबंध स्वतंत्रता कि ऐसे प्रतिबंध जो व्यक्तित्व विकास में बाधक है नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे प्रतिबंध जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो, ऐसे अवसर भी होने चाहिए और ऐसी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के विशेषाधिकार का मतलब प्रिविलेज, राज्य के विशेषाधिकार जो है के विरुद्ध है ये। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको अगर आप देखो तो ये राज्य का सीमित विशेषाधिकार का पक्षधर है। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता सीमित राज्य की बात करती है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जो बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता एक तरह से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, लेकिन किस हद तक हस्तक्षेप? जहां तक व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं हो बल्कि व्यक्तित्व विकास में सहायक हो। नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को व्यक्ति से पृथक मानती है कि व्यक्ति के मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य और व्यक्ति को पृथक नहीं मानती, बल्कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में उसकी छुपी हुई संभावनाओं को प्रकट करने के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में मानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता समानता और न्याय से स्वतंत्रता को पूरी तरह से अलग कर देता है। कैसे? हम अलग से इसकी बातचीत करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि कैसे इसका संबंध, स्वतंत्रता का संबंध समानता से है और कैसे स्वतंत्रता का संबंध न्याय से है। लेकिन यहाँ चूंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात हो रही है तो ये संदर्भ भी बताया जाना जरूरी है। इसीलिए मैं ये संदर्भ बता रहा हूँ कि नकारात्मक स्वतंत्रता को समानता व न्याय से पूर्णतः पृथक करती है और सकारात्मक स्वतंत्रता
इसका संबंध समानता और न्याय से स्वतंत्रता को क्या करती है, जोड़ती है। मुझे लगता है कि आपको इन दो पहलुओं में एक अच्छी और गहरी समझ विकसित हुई होगी कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। लेकिन मैं फिर उस बात को 2 बार पहले बता दिया, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के किसी भी सवाल का जवाब देते समय, विशेषकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जवाब देते समय, आपको स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ लेना होगा और उसका व्यापक अर्थ है सकारात्मक स्वतंत्रता। और उसका सीधा और सीधा संबंध 3 चीज़ों से मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे अहम है व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियां ही स्वतंत्रता है। अगर इसके बाद में कोई बात कहें तो 2 बातें और जोड़ सकते हैं। दूसरी बात है व्यक्ति में छुपी हुई संभावनाओं को प्रकट होने वाली परिस्थितियां, और तीसरी ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति की गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्वक जीवन संभव हो। आप मेरी इन 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के जवाब दीजिएगा, आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता ऐसी परिस्थितियों की उपस्थिति है, ऐसे प्रतिबंधों की उपस्थिति भी है जिसका संबंध व्यक्तित्व विकास से हो, जिसका संबंध मनुष्य की छुपी हुई संभावनाओं के प्रकट होने से हो, जिसका संबंध गरिमापूर्ण जीवन से हो। मुझे लगता है कि इस बातचीत से आपको स्वतंत्रता के संदर्भ में ये जो अनक्लियरिटी अब तक अगर रही होगी तो वो दूर हो जानी चाहिए। तो हमने 2 बातें कही। सवाल ये उठता है मित्रों कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या एक दूसरे के अपोजिट अवधारणा है क्या? क्योंकि हम 2 विपरीत चीज़ें पढ़ रहे हैं, 2 पक्ष पढ़ रहे हैं। देखिए, 2 विपरीत का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे की पूरक है। आप कहोगे कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात कह दी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। एक विचारक ने भी ये बात कही है और उसने बहुत शानदार तरीके से समझाया है, और मुझे लगता है उस विचारक के दृष्टिकोण से अगर आप समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। वह विचारक कौन सा है? उस विचारक का नाम है मैकफेरसन। मैकफेरसन ने कहा कि समाज में 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति वह है जो दमनात्मक होती है, जो दमन मूलक होती है, जो दबाती है, और एक शक्ति वह है जो व्यक्तित्व विकास मूलक है। मतलब समाज में 2 तरह की शक्तियां, फोर्सेज काम कर रही है। एक दमन मूलक फोर्स और एक होता है ना कि पुश और पुल फैक्टर। नहीं, एक पुश फैक्टर दबा रहा है। किट्टा थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी। किट्टा थ्योरी आप देखना कि व्यक्तित्व को 2 तरह से, जो चीज़ें गलत है उनको दबाया जाए। नहीं, हम बच्चा होता है ना कि जैसे बच्चे को जब हम चीज़ें अच्छी आदतों का विकास करना हो तो गलत आदतों पे क्या करते हैं? डांटते हैं, पुश, और सही आदतों को क्या करते हैं? उभारते हैं। इसी तरह से कह रहे ये क्या है? फोर्स काम कर रहा है। इसी तरह से 2 तरह की शक्तियां होती है। मैकफेरसन कहता है एक दमन मूलक शक्ति और एक व्यक्तित्व विकास मूलक शक्ति। उन्होंने यही कहा कि ये दोनों ही चीजें जरूरी है। गलत आदतों को रोकना भी जरूरी है और सही आदतों को उभारना भी जरूरी है। बताओ मनुष्य के लिए कौन सी चीज जरूरी है? एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना हो तो केवल अच्छी आदतों को उभारे और गलत आदतों को दबाए नहीं, क्या वह एक बेहतरीन नागरिक बन पाएगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जरूरी यह है कि बुरी आदतों को दबाया जाए और अच्छी आदतों को उभारा जाए। बस मैकफेरसन साहब कहते हैं यही तो है। बुरी आदतों को दबाना मतलब दमन मूलक शक्ति, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है,
और व्यक्तित्व विकास मूलक शक्ति ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। और इंसान के लिए दोनों जरूरी है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। तो मैकफर्सन साहब ने क्या कहा? मैकफर्सन साहब ने दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं में क्या कहा कि समाज में जो शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक दमन मूलक शक्ति और दूसरी व्यक्तित्व विकास मूलक शक्ति। इसका संबंध ये क्या है? दमन मूलक शक्ति, इसका संबंध नकारात्मक स्वतंत्रता से। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और इसका संबंध उचित प्रतिबंध होना चाहिए। ये क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता। और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? दोनों आवश्यक है, दोनों शक्तियां आवश्यक है। अर्थात नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता और पॉजिटिव लिबर्टी एक दूसरे की क्या है? पूरक है। दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है। इंसान के व्यक्तित्व विकास के लिए दोनों की जरूरत होती है। दैट्स ऑल।